The biggest challenge that India is facing today is not the disease, but the understanding of the disease itself. And we at Dr. Saab podcast make it easy for the regular common people like us to understand and to deal with diseases, the understanding of it. The age that we are in, we are flooded with a lot of opinions. Right from Instagram to Facebook to all the social networking sites, you will see self-proclaimed experts who claim to tell you how to reverse diabetes, how to lose weight, how to increase your metabolism, how to take care of your child. लेकिन ये सारी चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं, and that is where Dr. Saab podcast brings to you the real platform wherein you have the leading healthcare experts, specialists, doctors from around the country to help you make better informed decisions ताकि आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपने आसपास की ज़िंदगी को बेहतर कर पाएं। और इसी को बेहतर करने की ख्वाहिश में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गगन मल्होत्रा सर। Thank you so much. He is an MD Pediatrics with 24 years of diverse experience. He is also the CEO of Vaccine Panda, the founder of Gunmen Childcare, and IMA Janakpuri Secretary. Sir, thank you for taking out time and for being here with us today. Thank you, Aisha, for this wonderful introduction. I'm very proud to be here. थैंक यू। और क्योंकि आपने 24 साल आपने पीडियाट्रिक्स को दिए हैं, इतने सारे बच्चों के साथ, उनके माता पिताओं के साथ आपका इंटरेक्शन रहा है, तो आपको पता है जब घर में बच्चे की तबीयत नासाज होती है तो पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है। द एंटायर हाउस इज ऑन अलर्ट। और स्पेशली जो मौसम अब आ रहा है, मानसून के मौसम में हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो वॉमिटिंग और डायरिया जो होता है बच्चों में और ये लूज मोशन इतना कॉमन क्यों है और स्पेशली इस मौसम में ज़्यादा क्यों हो जाता है? वेल आयशा, जो इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉज है डायरिया का इंडिया में, और जो इन्फेक्शंस में भी हम वायरल और बैक्टीरियल को दो डिफरेंट मानते हैं। सबसे उनमें से भी कॉमन वायरल होते हैं, और मोस्टली वायरल सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब वो अपने आप ठीक होने वाले होते हैं। कई तरीके के वायरस होते हैं जो कि हमारे खाने के पदार्थों से या खाने की चीज़ों से मुंह में जाते हैं, कई बार हवा से भी जाते हैं, तो वो एक डायरिया क्रिएट करते हैं, बट वो जनरली ठीक हो जाता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डायरिया होता है, थोड़ा सीवियर होता है, उसमें हमें कभी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ तरीके के डायरियाज़ होते हैं जिसमें हमें एलर्जी बेस्ड डायरियाज़ होते हैं, या फिर अननोन और कॉजेज़ होते हैं, या फिर पेरेंटल डायरियाज़, मल्टीपल अदर कॉजेज़ होते हैं। जो 3 मेन कॉमन होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जीज़ होते हैं, और तीसरा होता है पेरेंटल डायरिया बच्चों में। सर, आपने मेंशन किया बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो सेल्फ हीलिंग होते हैं जी। और ठीक हो जाते हैं। तो हाउ कैन पेरेंट्स डिस्टिंग्विश कि ये वाला वायरल में ये अपने आप ठीक होगा एंड दिस वन नीड्स सीरियस कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली 80 से 90% जो चांसेस होते हैं डायरिया होने के वायरल के ही होते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्वायरमेंट वायरसेस जो आते हैं बॉडी में, वो रिएक्ट करती है बॉडी और उसको ठीक कर देती है। बॉडी की इम्यूनिटी बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है, और जनरली ये डायरियाज में हल्का फुल्का लूज मोशन हुआ, कभी एक आध छोटी मोटी वॉमिटिंग, बहुत लो ग्रेड फीवर, बच्चा हैप्पी है, उसका यूरिन आउटपुट ठीक रहता है, उसको डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं होते, बहुत सिक नहीं होता, ब्लडी डायरिया नहीं होता, हाई ग्रेड फीवर्स नहीं होते, तो ये डायरियाज जो होते हैं हल्के फुल्के घर की चीज़ें दे के अब बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। यू कैन गिव ORS, यू कैन गिव नारियल पानी, एनी दीज काइंड ऑफ स्टफ, ठीक हो जाते हैं वो। और सर, आपने बात किया अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो तो कई बार होता है कि पानी लोग ज़्यादातर समझते हैं माँ बाप कि पानी पिलाते रहेंगे तो बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। तो ये भी एक मिथ हम चाहेंगे कि आप बस्ट Yes, करें लोगों की। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी समझनी है कि जब तक हम डिहाइड्रेशन जो वर्ड बना है, वो हाइड्रेशन रिमूव करने पे डिहाइड्रेशन वर्ड बना है। बच्चों में जो बॉडी मास इंडेक्स, जिसका परसेंटेज ऑफ वाटर जिसको कहें, तो वो तकरीबन 80% तक जाता है, इतना उनका पानी का शरीर में पानी है। बड़ों में पानी 50 to 60% होता है। और बच्चों की जो मैकेनिज्म बॉडी का जो अपना उनका जैसे डिज़ाइन भगवान ने बनाया, तो उसकी उनकी किडनीज थोड़ी इमेच्योर रहती हैं 12-15 साल तक, तो इसलिए वो ना रीनल कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उनकी डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है। जैसे 2-4-10 उल्टियाँ हैं तो बच्चा आपको ढीला मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही वो उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। हमें लगते तो छोटे शरीर हैं, लेकिन उनका बॉडी सरफेस एरिया टू बॉडी मास का रेशो देखा जाए तो कहीं ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो 3-4 दस्त में ही बच्चा निढाल हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अर्ली इंटरवेंशन करें और ORS की तरफ ज़्यादा जाएँ।
क्योंकि ओआरएस मतलब ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो आप रीहाइड्रेट कर रहे हो बॉडी की। और डब्ल्यूएचओ और अदर गाइडलाइंस जो कि इंडस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, फार्मा इंडस्ट्री की, और बहुत रिसर्च के बाद ये मॉलिक्यूल्स बने हैं। क्योंकि वाटर जो होता है वो लो ऑस्मोटिक वाला एक सब्सटेंस होता है, और ओआरएस वाले में जो होता है उसमें आपको सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक मैकेनिज्म पे काम करता है जिसको हम सोडियम ग्लूकोज पाथवे कहते हैं। जैसे अंदर वो जाता है, वैसे ही जो डायरिया में क्या है, इंटेस्टाइन्स जो हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स बहुत सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स बाहर फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से आप देखते हो कि लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहे हैं। अगर उसी समय सोडियम ग्लूकोज वाला सब्सटेंस अगर जाता है, एक तो वो पीएच को करेक्ट करता है, ऑस्मोसिस को ठीक रखता है, और सडनली वो जो पाथवे को एक्टिवेट करता है, तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स अंदर चले जाते हैं और पानी की अमाउंट कम हो जाती है। तो इट रीहाइड्रेट्स द बॉडी। अगर सिर्फ पानी देते रहेंगे तो जो कि सोडियम ऑलरेडी निकल रहा है, सोडियम और कम हो जाएगा और बॉडी, कम हो और जाए। बच्चे को हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। ईज़ी तरीके से बात करें, आप ओआरएस इज़ फर्स्ट थिंग यू शुड गिव। एंड अगर ओआरएस नहीं है तो घर की चीज़ें जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, सादा पानी, नारियल दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब चीज़ें, वेजिटेबल क्लियर सूप्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है ओआरएस इज अ क्लियर आंसर टू अर्ली साइंस ऑफ डायरिया। यस, अगर माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया और डिहाइड्रेशन की बात हाँ। करते हैं, तो हम लोग अगर जैसे बच्चे को लूज मोशंस लगे, आप सबसे हम्म, पहले नोट करेंगे बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, ये चिड़चिड़ा हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो इसका मतलब वो माइल्ड डिहाइड्रेशन में चल रहा है। अगर उससे ज़्यादा उसके साइंस बढ़ जाते हैं, जैसे वो कोमेटस हो रहा है, बेहोश की तरफ जा रहा है, या उसकी पल्सेस वीक हो रही है, आई सनकन हो गई, स्किन टर्गर वीक हो गया, अगर आप पेट पे ऐसे हाथ लगाए तो चमड़ी वापस नहीं जा रही, स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और अगर छोटा बच्चा है जो उसकी सर पे तालु होता है, एंटीरियर फॉन्टेनेल, वो एकदम डिप हो जाता है, तो मतलब वो मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन में अच्छा, जा रहा उस समय है। इस क्या करना कंडीशन चाहिए? में आपको नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी में पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। बच्चे को किडनी फेलियर्स में भेज सकती है, बच्चे को रीनल शटडाउन हो सकता है, बच्चे को शॉक जा सकता है। तो ऐसे कोई सीवियर कंडीशंस बन सकती है। तो उस समय आपको इतना पता होना चाहिए कि बच्चा खेल-कूद रहा है, हल्का ढीला है, ओआरएस काम चलेगा। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, पॉटी में खून नहीं आ रहा है, सिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप उसको घर में ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, सो माइल्ड टू मॉडरेट में हम ओआरएस का ट्रीटमेंट का यस, इस्तेमाल कर यस, सकते हैं, लेकिन मॉडरेट से ऊपर जैसे ही लगे कि ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स जैसे आपने अभी बताए वो हो, तो तुरंत एक नियर बाय हॉस्पिटल जाके यस, उसको कंसल्टेशन यस। करें, बिकॉज़ ये एक सीवियर इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है बॉडी पे यस, और उनकी हेल्थ टाइम पे। इज़ वेरी एसेंस, क्योंकि बच्चों में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का जो दायरा है ना, वो 5-10 मोशंस में ही है। अगर वो ओके। 5-10 मोशंस या वॉमिटिंग ज़्यादा आ गई, हुँ, ओरल इंटेक गिर जाता है। बच्चा, छोटा बच्चा तो ये भी नहीं कह सकता मुझे पानी दो या मुझे वो दो, बता नहीं सकता, बिकॉज़ ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज़ नीड्स। तो इस समय आपको ही इंटरवीन करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप पेरेंट हो या केयरगिवर हो, तो आपको डिसाइड करना है कि यस, क्या बच्चे के लिए बेहतर है। घर पे जाके अगर नहीं हो रहा, तो उसको प्लीज़ सेल्फ की डॉक्टरी और ये जो इंस्टा से ये सब चीज़ ना ये करें, सब ना क्योंकि करें। कई बार वो नुकसान कर जाती हैं। जैसे जूस दे देना, या फिर उसको बहुत हेवी कोई डाइट दे देना, तो वो चीज़ बच्चे को नुकसान करती है। जैसे शुगरी फ्लूइड्स दे देते हैं कई लोग, जैसे ऑरेंज फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स की कोई कैन्ड जूसेस दे हाँ, देते हैं। वो रॉन्ग हाँ, होता है, वो हाँ, नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाँ। वो बेसिकली ऑस्मोसिस का लोड बढ़ा देता है। दे आर हाइपर ऑस्मोलर, और वो पानी रोकने की जगह और और डायरिया ज़्यादा बढ़ा। लगा यस, देता यस, है। डायरिया। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि डायरिया, मुझे तो लगता है विदाउट डायरिया भी आपको बाहर की चीज़ें कम से यस, कम करनी चाहिए, एंड स्पेशली अगर आपका बच्चा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप घर की चीज़ें ओआरएस आप दे सकते हैं, घर के फ्लूइड सूप्स, राइट। वेजिटेबल सूप, दाल टाइप आप दे सकते हैं, लेकिन बाहर की कैन्ड जूसेस, कुछ भी पैकेज्ड फूड से बचिए, क्योंकि यहाँ पर अभी काम है वाटर और सॉल्ट को रिटेन करना है इस बॉडी में, और ज़्यादा आपको सीवियर लगे तो आप सबसे पहले अपने नियर बाय अस्पताल ज़रूर परफेक्ट, जाएँ। बिल्कुल। और आपने यहाँ पे फूड्स की बातें करी कि ऐसे ही फूड दिए, तो लिक्विड्स हमें पता चला है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो बच्चों को हम दे सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद दिस बेटर? राइट, घर में ऐसे कई हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स हैं। हुँ, इंडिया इज़ ए वेरी गुड फूड, आई वुड से हुँ, नेशन, क्योंकि जितना हेल्दी खाना हम इंडियंस का है बाहर हुँ, नहीं मिलता। हमारे हुँ, ऑलमोस्ट हर खाने में प्रोबायोटिक्स हिडन रहते हैं। जैसे हम लोग जैसे दही होता है, वो बहुत अच्छा हुँ, प्रोबायोटिक है। वो अगर किसी बच्चे को डायरिया है और वो बच्चा 6 मंथ से ऊपर, तो आप दही दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, पतली दाल बना सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, हुँ, पॉरेज बना सकते हो।
इस चीज़ें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को आराम से होम कुक दे सकते हो। वो उसको डिहाइड्रेशन भी करेगी और क्योंकि न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, आपका शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आपको कैलोरी कंसंट्रेट भी एक छोटी अमाउंट में ज़्यादा अच्छा कैलोरीज़ भी मिल जाती हैं। थैंक यू सर। और एक चीज़ और जो हम बहुत सारे माता-पिता को इस बारे में कंसर्न होता है कि कब एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस करें? माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर किस समय उसको इंट्रोड्यूस करें? क्योंकि इसके भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बोला जाता है कि बच्चों की शरीर की एबिलिटी को, बहुत सारी चीज़ों को उसमें कमी लाते हैं वो। तो क्या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना सही है और है तो किस स्टेज पर? देखिए, इंडिया और मोदी साहब जो हमारे देश के लीडर हैं, वो भी हमेशा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप की बात करते हैं। हम लोगों में देखा गया है कि हमारा जो फार्मेसी का लॉ है थोड़ा वीक है। इसकी वज़ह से कोई भी कहीं जाके केमिस्ट से मेडिसिन्स आराम से ले लेता है। देखो, कभी-कभी ऐसी चीज़ें नुकसान भी कर जाती हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर एक बार चेकअप करके कोई प्रिस्क्रिप्शन बनाता है तो उसको पता होता है कि मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन का केस है, इसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स हैं। हर बच्चा जो मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन में है, ये ज़रूरी नहीं हो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हो। राइट। कई और कारण भी होते हैं जिस पे हम आएँगे। तो कई बार हमें वो साइन्स होने चाहिए। जब तक डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में उस साइन्स को मेंशन नहीं करता, सिम्पटम्स को मेंशन नहीं करता कि जिस कारण से उसके तजुर्बे के हिसाब से द मेडिसिन इज़ गोना प्रिस्क्राइब फॉर एन एंटीबायोटिक, तो वो उसकी डोज़, उसकी बॉडी वेट, उसकी ड्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसा नहीं है वन शू फिट्स ऑल। इट इज़ ऑलवेज़ कि उस बच्चे को उस कंडीशन के हिसाब से उस समय आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि क्या मैं दूँ, क्या ना दूँ। जो भी सयाना पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर होगा, वो हमेशा वेट करेगा कि हम कोशिश करें ना दें, और अगर दें तो तुरंत जितना चाहिए उतना ही दें। इसलिए एंटीबायोटिक का डोमेन एक प्रोफ़ेशनल के हाथ में दें, जैसे लॉ का डोमेन लॉयर के हाथ में है, आर्किटेक्ट का आर्किटेक्ट के, सीए के सीए में, तो मेडिकल साइंस का एक रेशियो के बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल, ओवर अब्यूज़ ना करें बिल्कुल, और खुद से भी ज़्यादा डॉक्टर ना बने। बिल्कुल। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई यू हैव स्पेंट सो मच ऑफ योर लाइफ एंड टाइम एंड एनर्जी इंटू बिकमिंग व्हाट यू हैव। तो एक्सपर्ट्स के हाथ में ही अपने बच्चों को ट्रस्ट करें और जो माइल्ड सिम्पटम्स हैं, वहाँ पर आप खुद कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी यू नीड मेडिकल इंटरवेंशन और ओवर द काउंटर तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज यस, करते हैं डॉक्टर साहब और सब लोग ही जानते हैं इसको। ओवर द काउंटर पे भरोसा ना करें। बिल्कुल। और आपने अभी प्रोबायोटिक्स का मेंशन किया जी। था, तो आपको किस प्रकार से प्रोबायोटिक यूज़फुल हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ है कि दही देंगे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। दही केला में बोला जाता है कि डायरिया बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? दही का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हुँ, होता है वो चेंज कर दिया जाता है। जब आप हुँ, उसको बनाते हो, दूध को दही में कन्वर्ट करते हो, तो उसमें एक फर्मेंटेशन रिएक्शंस भी होते हैं और उसमें वो प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो लाइट होता है, ईज़िली डाइजेस्टिबल होता है। कुछ लोग हल्की सी चीनी डाल के दे देते हैं, कुछ लोग हल्का हुँ, सा नमक डाल के दे देते हैं। छोटे बच्चों में चीनी नमक का ज़्यादा रोल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में, लेकिन अगर आप थोड़ा टेस्ट के लिए देते हैं तो वो इससे इश्यू नहीं है। दही एक अच्छा प्रोबायोटिक है, केला भी है, वो बाइंड करता है, उसमें केले के जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें फाइबर भी होता है, तो उसकी स्टूल की कंसिस्टेंसी को अच्छा करता है, दस्त को कंट्रोल करता है। ऐसे बाकी फूड स्टफ भी यही काम करते हैं। हमें ये चीज़ हमेशा ब्रेक करना है मिथ आयशा कि खाना बंद कर दिया जाता है जब डायरिया होता है कि उसमें और निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरिया एक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स का बहुत लंबा एरिया होता है। अगर आप खाना ही नहीं देंगे बच्चे को तो वो कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, उसका ग्लूकोज़ लेवल ड्रॉप कर जाएगा, बच्चा कोमेटोज़ भी हो सकता है। तो इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। होम कुक्ड फ्रेश फूड इज़ ऑलवेज़ ओके। जो चीज़ नहीं घर में देनी है, वो है बिस्किट्स नहीं देने हैं, वो हुँ, जूसेस नहीं देने हैं, वो ग्लूकोज़ नहीं देना है, हुँ, ठीक है? और हाई कैलोरी फूड जैसे कोई हलवा बना दिया, देसी हुँ, घी के आइटम्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि हुँ, ऑलरेडी बच्चे का पेट बहुत सेंसिटिव है। हुँ, ना नॉन-वेज आइटम्स, ये हुँ, अंडा दे देना। आप हेल्दी बच्चे को दे दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड में, लेकिन अगर जो बच्चा बीमार है, उसको बिल्कुल दो जैसे वो हल्का खाना देना बस। तो बीमार अगर बच्चा है तो उसको जितना हल्का खाना आप दें उतना बेहतर है। घर में होम कुक्ड फ्रेश फूड इज़ व्हाट डॉक्टर यस। साहब रिकमेंड्स। और सर एक बात बताइए कि क्या लैक्टोज़ इंटॉलरेंस से भी लूज़ मोशंस होने के चांसेस होते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध का ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक उनमें से प्रोटीन का पार्ट होता है, हुँ, एक शुगर का पार्ट होता है। प्रिंसिपली जो माँ के दूध में और मैमेलियन दूध में, जो हुँ, भी मैमल्स हैं, हुँ, उनके दूध में लैक्टोज इज अ प्रीडोमिनेंट ग्लूकोज। सो बेसिकली बॉडी ने, इंसान की बॉडी में ऑलरेडी एंजाइम्स होते हैं जिसमें लैक्टेज एंजाइम है, जो कि हुँ, नेचुरली न्यूबॉर्न की गट में भी होता है। हुँ, अब जब भी डायरिया होगा, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे वायरल डायरिया हो या फिर कोई और कारण से, तो कभी कभी ये लैक्टेज एंजाइम कम हो जाता है, क्योंकि वो डाइजेशन तब लैक्टोज की बंद हो जाती है। बट जनरली
80 to 90% केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है, या फिर कभी-कभी हम लैक्टेस एंजाइम्स देते हैं पीने वाले, जो कि दूध के प्रोडक्ट से पहले, जैसे इवन माँ का दूध पी रहा है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, तो माँ का दूध नहीं पचेगा, क्योंकि माँ के दूध का लैक्टोज जो है बच्चे के गट में एंजाइम ना होने के कारण वो नहीं पचेगा, और बच्चे को डायरिया हो जाएगा, रैशेज हो जाएंगे पॉटी की जगह पे, बच्चा रोएगा, बच्चा उल्टी भी कर सकता है। तो इस केस में एक तो हम लोग उसको लैक्टेस एंजाइम देते हैं। इसका एक टेस्ट हम सिंपल सा स्टूल टेस्ट होता है, सस्ता सा, स्टूल रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस और स्टूल माइक्रोस्कोपी। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में इन्फेक्शन है कि नहीं, लैक्टोज एंजाइम्स पच रहे हैं कि नहीं। और तीसरा, इसमें अगर हमें लगा है कि इन्फेक्शन है, तो रोटावायरस एंटीजन का भी टेस्ट किया जाता है। बस स्टूल में बहुत, ये 3 टेस्ट से आप बेसिकली पता लगा सकते हैं, और टेस्ट की भी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको क्लिनिकली डाउट आपका कंफर्म नहीं हो रहा है और डायरिया का रीज़न समझ नहीं आ रहा है। अव्वल जो सबसे कॉमन कॉज़ होता है बच्चों में, लैक्टेस इंटॉलरेंस का बहुत कॉमन देखा जाता है। फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, बट उसके बाद बहुत कम बड़ों में। बाकी कुछ बड़े लोगों में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, तो उसके लिए भी लैक्टेस टैबलेट्स आती है। तो आपने बोला कि मदर मिल्क से भी आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देखिए, मदर मिल्क से इन्फेक्शन तो नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन कब होती है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और बच्चे की बॉडी के अंदर उस समय डायरिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तो माँ का दूध नहीं पचा सकता जब तक हम उसे हेल्प नहीं करते लैक्टेज एंजाइम देके। सेकेंडली, अगर बच्चे को, एक और चीज मैंने शुरू में बात करी, प्रोटीन पार्ट ऑफ द मिल्क, तो दूध में जनरली 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन। जनरली तो ये पच जाते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमारी बॉडी इन प्रोटीन्स के खिलाफ एक इंटॉलरेंस क्रिएट करती है, जिसको कहते हैं मिल्क एलर्जीज। तो वो मिल्क एलर्जीज एक इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण बच्चा दूध का ये प्रोटीन नहीं पचा पाता। उस कारण अगर माँ अपने खाने में दूध के प्रोडक्ट्स का सेवन कर रही है, मतलब शी इज टेकिंग लॉट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, लॉट ऑफ देसी घी, लॉट ऑफ मिठाई, लॉट ऑफ चॉकलेट्स, लॉट ऑफ बिस्किट्स, शी इज कंज्यूमिंग। क्योंकि घर में क्या जाता है कि अब माँ को खूब सारा खाना खिलाई, वो अच्छी चीज होती है, शी इज लैक्टेटिंग, शी नीड्स मोर कैलोरीज। द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया इज अ मिल्क नेशन। तो इंडिया में हर खाने के आइटम में आपको दूध छुपा हुआ मिल जाएगा। अव्वल तो पचता है, लेकिन जिस बच्चे को मिल्क एलर्जीज होती हैं, जिसका प्रोटीन नहीं पच रहा, दूध का प्रोटीन ही नहीं पच रहा, तो वो जो माँ के खाने में थ्रू जो उसकी चाय कॉफी ली माँ ने, माँ के दूध में आया, दूध से बच्चे को मिला, बच्चे को प्रोटीन नहीं पच रहा। अब पेरेंट्स को नहीं पता, और कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि ये लैक्टोज नहीं है, ये प्रोटीन की इशू आ रहा है। उस केसेस में यू कैन से कि माँ का दूध भी नहीं पच रहा। ये कैसे पता चलता है कि अर्ली साइंस इसके क्या होते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएं और इसको रेक्टिफाई कर पाएं? देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे कॉमन लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आपको मोस्टली वही मिलेगा। वो कभी-कभी अपने आप ठीक हो जाता है, कभी-कभी हमें एंजाइम दे दिया। अगर वो डायरिया बार-बार आ रहा है और बच्चा छोटा है, जैसे पहले 6 महीने सबसे कार्डिनल होते हैं, और पहले साल में भी देख सकते हो, कई बार बच्चा सडनली आता है, दस्त तो बार-बार आ रहे हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, बार-बार कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक देता जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं सर बार-बार देते हैं, बार-बार ठीक हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस हैज़ टू बी कर्टेल्ड, क्योंकि यहाँ साइंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है, देयर आर गाइडलाइंस। अगर बच्चा जो है बार-बार डायरिया आ रहा है, आपको देखता है उसकी पॉटी की जगह रैशेस हो रहे हैं, कई बार ब्लड आ रहा है पॉटी में, कई बार म्यूकस आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं आप सीधा एंटीबायोटिक्स पे जंप करिए। एज अ पीडियाट्रिशियन हमारी जिम्मेदारी होती है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप की तरफ। हमें देखना चाहिए कि कहीं प्रोटीन इंटॉलरेंस, जिसको मिल्क एलर्जी कहते हैं, वो तो नहीं बन रही बच्चे के अंदर। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि डॉक्टर आपको एक ट्रायज पे रखता है। ट्रायज का मतलब वो एक ट्रायल है कि वो आपका खाने का दूध बच्चे का बंद कर देता है। अब छोटा बच्चा 6 महीने से छोटा, वो तो सिर्फ दूध पे होगा, तो आप कैसे बंद करोगे माँ का दूध? माँ का दूध तो बंद नहीं करना है, तो हम क्या कहते हैं, माँ के खाने में दूध के सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दें। अगर 2 हफ्ते में बच्चा अपने आप ठीक होना शुरू हो रहा है, तो उस परहेज को आप 4 हफ्ते कर दीजिए, और 4 हफ्ते बाद उसको दोबारा मिल्क चैलेंज दीजिए। मतलब आपने 2 से 4 हफ्ते माँ के खाने का दूध बंद कर दिया। ये उस कैटेगरी के बच्चे की बात करें जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी है, मतलब सिर्फ माँ के दूध पे ही है, और तो बार-बार डायरिया हो रहा है। यस, तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा। स्टूल टेस्ट किया, उसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस नेगेटिव है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस भी नहीं है, तो क्या पच रहा है? बच्चा टॉप फीड पे भी नहीं है, फॉर्मूला फीड भी नहीं दे रहे, हम ऐसे भी फॉर्मूला फीड इनकरेज नहीं करते हैं। तो माँ के दूध पे है, दस्त आ रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो आप इसकी तरफ जरूर जाना। तो आप हमेशा देखिए कि कहीं मिल्क एलर्जीज तो नहीं हो रही। उसमें आपको सिर्फ परहेज करने से 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। फिर 4 हफ्ते बाद हम दोबारा री-इंट्रोड्यूस करते हैं खाने में, माँ के खाने में दूध के आइटम्स, ठीक है? वो भी स्टेप वाइज इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहले दही इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमने उसके बाद
जैसे पनीर इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद देसी घी इंट्रोड्यूस किया, फिर चाय कॉफी हम्म, इंट्रोड्यूस की, क्योंकि जो रॉ प्रोटीन होते हैं मिल्क के, चाय कॉफी दूध में सबसे ज्यादा होते हैं, वो हाईएस्ट एलर्जन होता है, तो सबसे बाद में इंट्रोड्यूस करें। अगर फिर 10 शुरू हो गए बच्चे को, तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि मिल्क एलर्जीज हैं। उस पे हम लोग उसको टाइम लेता है वो ठीक होने में, इस चीज की कोई मेडिसिन नहीं होती। हमें सिर्फ जैसे एलर्जीज को ठीक करते हैं, हम उसको वेट करते हैं कि ये एलर्जन हटा दिया, तो कुछ बच्चे तो हैं तकरीबन 6-8 महीने 1 साल में ठीक हो जाएंगे, तकरीबन 75% बच्चे 2 से 3 साल में, और 60% बच्चे 90% जो होते हैं वो तकरीबन 6 साल में हो जाएंगे, और कुछ बच्चे नहीं होंगे। तो इसका मतलब है माओ को ये भी चीज का ख्याल रखना है कि वो खुद क्या खाती यस, हैं। इसलिए बाहर का खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अगर आप एक माँ होके आप ये ख्याल नहीं रख रही हैं कि आप खुद अपने शरीर में क्या डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बाहर का खाना है, उससे भी आपके बच्चे की हेल्थ पे गलत असर पड़ने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो माँ खाएगी उसी का ही दूध बनना है, और ये कंसेप्शन हमें हटाना चाहिए कि हाँ। दूध पी के ही दूध बनता है। क्योंकि इंडियंस में मैंने बहुत कॉमनली देखा है, तो हम उनको सिर्फ ये कहते हैं, अगर कोई आदिवासी फैमिली में बच्चा बर्थ करता है, उसके पास गाय-भैंस भी नहीं है चराने के लिए, हाँ। तो उस हिसाब से उसको दूध आना ही नहीं चाहिए। तो आप जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का सोर्स लेते हो, चाहे मटन है, चिकन है, नॉन-वेज है, वेज है, तो वो सब दूध बनेगा। लेकिन अगर दूध का इश्यू आ रहा है, तो दूध बच्चे की माँ को नहीं देना चाहिए उस समय तक, जब तक वो ठीक नहीं होता। अभी आपने बीच में कन्वर्सेशन में एक बार मेंशन किया था कि आप फॉर्मूला फीड को रिकमेंड नहीं जी। करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए, फॉर्मूला फीड अगर बच्चे की माँ का दूध नहीं आ रहा है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। आपको फॉर्मूला फीड तब यूज़ करना रिकमेंडेड है। अदरवाइज़ लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स भी होते हैं, जो कि आपकी पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं आपके हिसाब से, एंड दे आर मेडिसिन्स आल्सो व्हिच इंक्रीज़ द लैक्टेशन। तो ऐसा नहीं है कि लैक्टेशन नहीं हो रही तो आएगी नहीं। दे आर नाउ अच्छा। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स व्हिच कैन हेल्प यू आउट। ओके, ओके। यस। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट ये मैंने पहली बार सुना है एक्चुअली यस। लैक्टेशन कंसल्टेंट क्योंकि पहले जितनी भी बातें होती थी वो ये होता है या तो होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो फॉर्मूला फीड इज़ द नंबर 1 चॉइस और कुछ पता भी नहीं था इसके अलावा। तो जी। अब लैक्टेशन कंसल्टेंट आर यस, देयर यस, जिसकी यस। वजह से दे आर। दो फीड शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू go towards. You can also consult the lactation यस, consultant. अगर प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, तो पहले पीडियाट्रिशियन आपको गाइड कर सकता है, कुछ हुँ, मेडिकेशंस आपकी गायनेकोलॉजिस्ट दे सकती है, बड़ी सिंपल मेडिसिन्स होती हैं, हुँ, और लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स आपको काउंसलिंग भी करते हैं, टेक्निक्स भी समझाते हैं। हुँ, कई बार ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स इतनी खराब होती हैं कि वो बच्चे की माँ का निप्पल जो है रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर कई तरीके से हम उसको हेल्प करके और कुछ मेडिसिन्स की सहायता से 90-95% केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग रिज़्यूम हो जाती है। अच्छा, जी, दैट्स अ जी। वेरी पॉजिटिव यस, आउटलुक ये यस, बहुत अच्छी चीज़ है। यस। अच्छा और बहुत सारे लोगों में ये मिथ भी होती है कि जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करेंगे बच्चे को, उतना बच्चा ताकतवर बनेगा। क्या ये बात सच है? देखिए, पहले 6 महीने में सारी गाइडलाइंस, आईएपी की गाइडलाइंस, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस, हुँ, ये सारी ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ ही हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जितना करेंगे उतना अच्छा है, और ब्रेस्ट फीडिंग हम रिकमेंड करते हैं 2 टू 3 इयर्स। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी से बनी है। लास्ट वीक वाज़ कॉम्प्लीमेंट्री हुँ, फूड डे था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स मतलब घर के खाने का जो चीज़ें हैं, वो 6 महीने पे हर हालत में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। यूरोप में ये साढ़े 4 महीने पे भी इंट्रोड्यूस होता है, बट वी आर हुँ, नॉट इन यूरोप। हुँ, उनके हाइजीन स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत डिफरेंट बहुत। हैं, उनकी फूड प्रेफरेंसेस हमसे डिफरेंट हैं। तो हमारे देश में 6 महीने पे बच्चे को 6 टू 8 मंथ्स में वीनिंग फूड स्टार्ट हो जाता है। तो पहले जो 6 टू 8 मंथ्स में पानी और प्यूरी की चीज़ें होती हैं। हुँ, मतलब आप पानी वाली चीज़ें दे सकते हो, जैसे मैंने हुँ, कुछ हुँ, आइटम्स बताई, और हुँ, प्यूरी का मतलब होता है मैश्ड। हुँ, तो उसमें फूड कंसिस्टेंसी स्टिकी होना हुँ, चाहिए, हुँ, ताकि बच्चा स्वैलो कर पाए। हुँ, बिकॉज़ आपको ये समझना है कि 6 से 8 महीने में सिर्फ़ कई चीज़ें हो रही हैं। आप इसको माइलस्टोन्स में देखिए कि हुँ, बच्चा गर्दन सँभाली 5 साढ़े 5 में, हुँ, फिर वो पकड़ के बैठना शुरू हुआ 6 महीने में, हुँ, 8 महीने में विदाउट सपोर्ट बैठा। तो सिर्फ़ फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, न्यूरोलॉजिकल भी हो रही है, और ओरोमेशियल मसल्स जो होती हैं अंदर की टंग की, उसकी हुँ, भी चेंजेज़ हो रही हैं। पहले वो सिर्फ़ सक कर सकता है, अब वो हुँ, ऊपर-नीचे टंग को मूव कर सकता है, राउंड डाउन कर सकता है, वो च्यू कर सकता है, चाहे दाँत हुँ, नहीं आए हैं। हुँ, हुँ, अब लोगों को मिथ होता है कि जब तक कुछ दाँत नहीं आएँगे कैसे च्यू करेगा? हुँ, तो आपको इसीलिए पानी और प्यूरी की चीज़ें देनी होती हैं। एंड मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ, एक गोल्डन रूल होता है, टेस्ट योरसेल्फ। अगर जो खाना आप टेस्ट नहीं करके पसंद कर रहे, तो बच्चे को प्लीज़ ना दें, क्योंकि हुँ, बच्चा कोई पेनल्टी नहीं लेगा फूड की। हुँ, जब भी हम प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, तो उनको पता है जो खाती हैं,
तो बच्चे की ना टेस्ट मेमोरी बन जाती है उनके एमनियोटिक फ्लूइड से। आप नमक मिर्च वाला जो भी खा रहे हो, बच्चा समझ रहा है ना? जैसे पेट में कहते हैं ना, महाभारत में बात की थी। तो आप सोचो उसको सब कुछ समझ रहा है, उसको याद हो रहा है। अब आप सडनली जो वीनिंग फूड देते हो बिल्कुल ब्लैंड देते हो, उसमें ना कुछ है, बिल्कुल टेस्टलेस है। अभी देखिए गाइडलाइंस जनरली कहती है कि नमक नहीं देना है, चीनी नहीं देनी है, ये सब नहीं देना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप बहुत ही मिनिमल टेस्ट के लिए, ताकि टेस्ट बरकरार रहे, चाहे वो कहते हैं इतना सा चुटकी हो खाने के समय जब कुक हो रहा हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली किचन का, आपको बच्चे को फूड से किचन के फूड में लेके आना है, आपके घर की किचन के हिसाब से। आपको उसको कमर्शियल जो फूड हब्स होते हैं जो कि मार्केट में बिना ब्रांड लिए मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे आप मार्केट फूड जैसे कहते हैं, या प्रोसेस्ड, यस, तो वो भी बन रहे हैं ना कहीं पर। तो आप या तो अपने खाने को जीतने दे सकते हो या उन खाने को जीतने दे सकते हो। तो ये लड़ाई आपकी अभी की नहीं है, साल बाद जब जंक फूड इंट्रोड्यूस होगा, जो उसका दोस्त कर लेगा, फैमिली मेंबर होगा, फर्स्ट बर्थडे पे हो जाएगा, उससे आपका चैलेंज तब आपको फाइट हो सकता है जब 6 से 12 महीने का गोल्डन पीरियड आप उसको घर का खाना दें। घर के खाने से डरे ना, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज ओके, बट एक्सेस नहीं, क्योंकि उसकी डैमेज हो सकता है बॉडी को। और एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए। हाई सॉल्ट डाइट, हाई मीठा वाला डाइट से बच्चे को उसी चीज की तलब लगेगी हमेशा, बड़े होके वही चीज खाएगा क्योंकि उसकी मेमोरी बन जाती है। और प्रॉब्लम क्या आती है, 6 महीने से साल का पीरियड अगर निकल गया, आप 2 साल पे बच्चे को कहते हैं ये हमारे साथ रोटी नहीं खाता, दाल नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, ये नहीं खाता, भिंडी नहीं खाता। तो जब 8 महीने का होता है ना, उस समय सडनली कॉम्प्लीमेंट्री फूड चेंज हो जाता है। उस समय हम उसको कहते हैं चॉप्ड फूड्स। तो 8 महीने की जो मसल्स हैं मुंह की, वो चॉपिंग के लिए बनी है। अगर आप उससे प्यूरी दे रहे हो तो फूड कंफ्यूजन होती है। तो फूड कंफ्यूजन से क्या होगा, बच्चा समझे मुझे प्यूरी पीनी है, पानी पीना है, ये क्यों खाऊं? और माँ कहती है कितना आसान है, एक टीवी का फोन दे दिया, वो स्लर्प करता जाता है। तो उसको गल्पिंग की आदत। और जब फूड खाते हो तो कोई भी मीडिया गैजेट वहां ना रखे। फूड इज वेरी पायस इन इंडियन। उसको पाठ पूजा करके, है ना, हम लोग खाते हैं वहां पर। वी प्रे एट दैट टाइम। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द फूड। बच्चा अगर वो, उसका ध्यान ही वहां है, उसकी एक कॉग्निसेंस वहां जा रही, तो वो कैसे अप्रिशिएट करेगा? वो सिर्फ अंदर गल्प करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा। और वो आपके फूड से खाएगा, गन मचाएगा, तो लेट हिम डू ऑल काइंड ऑफ मेस ही वांट्स, बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट हिम टू ईट योर किचन्स फूड, नॉट somebody else's kitchen's food. बिकॉज माँ अपने खाने में, अपने घर के खाने में, अपने बच्चे के खाने में प्यार ही नहीं डालेगी। वो ध्यान रखेगी कुछ गंदगी ना हो, सफाई अच्छी हो, फ्रेश बने। बाहर का खाना तो कमर्शियल फूड है ना। Absolutely. तो इसलिए आपकी लड़ाई कमर्शियल फूड से, तो प्लीज अपने घर में मत हार जाओ उस लड़ाई को। डॉक्टर गगन, आपने इतनी अच्छी बात करी है अभी कि अपने घर की लड़ाई में मत हारें। आपकी लड़ाई आपके बच्चों से नहीं है, बाहर के कमर्शियल फूड से है। तो जितना ज़्यादा आप उसको घर का फ्रेश फूड खाना खिलाएंगे उतना बेहतर है। और ये जो डिजिटल एक्सेस जो हमने बहुत शुरू से बच्चों को कर दिया, और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी लेजी चॉइस। बहुत बार बैड चॉइस। हाँ, और बैड के साथ साथ बहुत लेजी भी है कि मतलब जस्ट बिकॉज आप सोचते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है अपने बच्चे के संग बैठ के उतना वक्त बिता के उसके संग खिलाने का, तो आप सोचते हैं उसका माइंड हम कहीं और लगा के उसको खिला दें। आई थिंक दिस इज अ वेरी लेजी पेरेंटिंग इज व्हाट आई कैन से। आई वुड से कि यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जी, ऐसे नहीं आप बोल कुछ हो रहे हो और आपका डिस्कनेक्ट है। बच्चा देखता है माँ तो वहां पे नेटफ्लिक्स पे फोन देख रही है और मेरे को खाने में दे नहीं रही है। तो चिल्ड्रन आर नॉट इडियट्स, they understand very well. Just because they cannot speak doesn't mean they don't have intelligence. They know their foods, they know their choices. वो आप दूर से कलर देख के बता देगा ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, वो स्मेल देख के बता देगा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें उसको ट्रेन करना है। There is a 21 day formula. उसमें क्या होता है, आप बार बार बच्चे को वही चीज कस्टम करते हो तो उसकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, मेरी बात नहीं मान रहे मैं खा लेता हूँ। अब क्या होता है, हमारी इंडियन फूड्स में हम लौकी, तोरी, घिया, टिंडा, शलगम, हम इसको हटा ही दिए हैं। बिल्कुल राइट। उनकी सब्जियों में आता ही नहीं है। दीज आर द सोर्स ऑफ फाइबर, दीज आर सोर्स ऑफ आयरन एंड रफेज। तो बहुत इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, मिनरल्स, विटामिन्स भरे होते हैं। तो अगर हम 8 महीने के कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में, हमारा कहने को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी हो गया है वेरी कंफर्ट फूड्स। आलू दे दो, पराठा बना दो, है ना, खीर दे दो, हलवा दे दो, दीज आर, वो तो हमेशा खाएगा। ये चीजें आप देखो, आज के बच्चों को 5 साल में पूछो वो टिफिन में क्या लेके जाएगा, आपको सब कुछ दिखेगा, पराठा दिखेगा, ये दिखेगा, अचार दिखेगा, आलू दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी मेंटल ट्रेनिंग थी ही नहीं, उसकी अब टेस्ट बनी नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर के फूड में आप देते मत घबराएं। क्या कर ज्यादा क्या होगा, वॉमिट कर देगा, पसंद नहीं करेगा, लेकिन आपको पता है ना उसके लिए अच्छा क्या है। जैसे जब आपका बच्चा टमी में था, आपने हर प्रिकॉशंस ली, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, दवाइयां खाई, इंजेक्शंस लगवाए, वैक्सीन कंप्लीट किए, सब कुछ किया। अब जो बच्चा बाहर आ गया, जब जो आपकी मेन मोटिव था, तो उसको पालना भी हमारी उतनी ही जरूरी है।
ढंग से, क्योंकि पहले 5 साल हमने ढंग से कर दिया, पूरी उम्र खुश रहो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई है कि अगर शुरू के 5 साल अगर आपने सही से उसका ध्यान रख लिया सिर्फ़ न्यूट्रिशन में नहीं, उसकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी में, ताकि और ध्यान दे दिया। अटेंशन आई थिंक इज़ यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड फॉर्म ऑफ लव। हमें लगता है हम प्यार करते हैं अपने बच्चे से तो वो जो माँग रहा है उसको दे दें, बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी सच में आप उसकी खैर-ओ-खबर चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेहतर है वो करें। और वही वो कहते हैं ना, बच्चा इज़ लाइक मोम, लाइक वैक्स। बिल्कुल। तो वो शुरुआत में ही अगर आप उसको सही प्रकार से मोल्ड कर देंगे, तो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी बेहतराई हो वेरी वेल जाएगी। समराइज्ड आयशा। जी, जी। धन्यवाद। और बहुत बार मैंने सुना है कि ये ज़िंक सप्लीमेंट भी काम आते हैं डायरिया में, क्या आप बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर भान की स्टडी थी, एम्स के डॉक्टर भान हुँ, हमारे काफ़ी हुँ, रिस्पेक्टेड सीनियर हुँ, पीडियाट्रिशियन हैं। हुँ, तो बेसिकली ऑलमोस्ट 10% डायरिया एपिसोड रिडक्शन हो जाती है, और ज़िंक इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो डायरिया के साथ निकल जाता है। तो प्रिंसिपली 1 से 2 दिन का स्टे हॉस्पिटल का कम हो जाता है, और डायरिया के एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं। तो ज़िंक हुँ। देने से डायरिया के टाइम पे को फ़ायदा होता है। वो आजकल ओआरएस में भी आता है बना-बनाया। तो ज़िंक बेनिफिशियल है यस। बच्चों के लिए। अभी आपने बीच में एक मेंशन किया था कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बच्चों को स्क्रीन करा सकते हैं, जैसे उसमें से एक है रोटा वायरस। और रोटा वायरस क्या है और क्या इसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? रोटा वायरस, जैसे शुरू में बात की हमने, वायरल डायरियाज होते हैं। तो वायरल डायरिया में सबसे कॉमनेस्ट और मोस्ट पोटेंट डायरिया, सारे वायरल डायरियाज बिल्कुल हल्के में मत लें। दे आर वायरसेस लाइक हुँ, रोटा वायरस हुँ, एंड अदर वायरसेस आल्सो। तो वो वायरसेस बहुत पोटेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चे को डायरिया, डिहाइड्रेशन, सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बच्चे। तो उसके अंदर हमें अगर शक होता है और बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, रोटा वायरस के 3 वैक्सीन, 3 शॉट्स लगते हैं। तो 6, 10 एंड 14 वीक्स पे लग जाते हैं। लेस देन 6 मंथ्स हुँ, आप लगवा सकते हो अगर मिस हो जाए बच्चे को। तो हुँ, उसके बाद आप, ये भ्रम होता है लोगों को रोटा वायरस वैक्सीन के बाद डायरिया। रोटा वायरस वैक्सीन के बाद जो डायरिया होता है वो बहुत सीवियर नहीं होता है। हुँ, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जनरली नहीं होती है, अगर हुई भी तो बहुत कम देर की होती है। हुँ, हुँ, तो इससे हम रोटा वायरस एंटीजन टेस्ट कराते हैं, जो हुँ। स्टूल टेस्ट होता है, हमें पता चल जाता है कि ये डायरिया रोटा वायरस से हुआ है। और अभी आपने बात करा था बीच में कि मिल्क एलर्जीज़ जी, की पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी, तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं था कभी कि मिल्क एलर्जीज़ नाम से भी कुछ ऐसी चीज़ आ जी। सकती है। सो सबसे पहले तो मिल्क एलर्जी क्या है? क्यों है? और बार-बार जब रिकरेंट डायरिया होता है, तो हम कब उसको और मिल्क एलर्जी को कोइंसाइड कर सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं वो हुँ, डायरिया से परेशान रहते हैं, डॉक्टर्स के हुँ, पास जाते हैं। जैसे हमने कहा वायरल डायरिया है तो ठीक हो जाएगा, कुछ एंटीबायोटिक नहीं दीजिए, प्रोबायोटिक दे दीजिए, ये वाला बता दिया डॉक्टर ने, जो भी 2-3 प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि 6 महीने की उम्र और मैक्सिमम साल की उम्र तक हम डायरियाज़ देते हैं, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता, जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं है, जो कि बच्चे बार-बार आ रहे हैं, कई बार ब्लीडिंग लेके आ रहे हैं, पॉटी में ब्लीडिंग आ रही है, म्यूकस आ रहा है, पस आ रही है, और बच्चा कॉलिक से परेशान हो रहा है, बच्चे को बार-बार उल्टियाँ आ रही हैं, रिफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, और बच्चे को स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं। आप देखो बच्चे को साँस की दिक्कत हो रही है बार-बार, रेस्पिरेटरी। तो जो हम एलर्जी की बात करते हैं, हुँ, जैसे हमने अभी पहले हुँ, बताया कि मिल्क में जो एक प्रोटीन जो है वो वे और केसीन प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन के अगेंस्ट कुछ बच्चों में जेनेटिकली ही इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जब इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो कई तरीके से प्रेज़ेंट करती है। स्टमक में जब जाएगा तो स्टमक को लूज़ मोशंस, हुँ, वॉमिटिंग, हुँ, कॉलिक, ये 3 चीज़ें हुँ, प्रेज़ेंट कर हुँ, सकती है। और अगर वो जब आईजीई जिसे हम कहते हैं, वो जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो स्किन की रैशेज़, एलर्जीज़ और रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ भी, मतलब जिसको ब्रोंकाइटिस के एपिसोड, हुँ, बार-बार छाती हुँ, की आवाज़ आना, खाँसी बहुत आना, तो वो सब इंटर रिलेटेड है। तो इसका बेसिकली कोमिस स्कोर भी होता है, जो कि एस्परगन हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया था। तो कोमिस स्कोर डॉक्टर्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि वो हम स्कोर 10 के आस-पास अगर रहता है, इसका मतलब हमें लगता है कि बच्चे को मिल्क एलर्जी है। तो हमने जैसे बताया, हुँ, मिल्क हटाएँगे डाइट से, हुँ, 2-4 हफ्ते में वो हुँ, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फिर हुँ, दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे, दोबारा हुँ। डायरिया होगा तो मतलब कन्फर्म हो गया। तो इस तरह से हम दिस Yes, इज़ द it is प्रोसेस वी purely कैन observation. हाँ, There is no test needed for milk हुँ, allergies. Just observation and knowledge of doctor. ओके। और अभी आपने बोला कि जो कम डायरिया मतलब जो शुरुआती तौर के होते हैं वो प्रोबायोटिक्स से भी ट्रीट हो सकते हैं। Yes. तो क रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड व्हाट प्रोबायोटिक्स डू यू सजेस्ट? सी प्रोबायोटिक्स जिसमें बच्चों की स्टडीज हो चुकी हैं, हाँ, वही देने चाहिए। जी। कोई भी रैंडम के हुँ, अच्छी कंपनीज के आप हुँ, लीजिए, जिनके पास कम से कम उनके पास हुँ, स्टडीज हो, जिसको हुँ, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या लॉन्ग टर्म ट्रायल्स कहते हैं। तो उसमें जैसे लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस है, और सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है, और कॉलिक्स में और कॉमिल प्रोटीन एलर्जी में हम एल्यूटरी का रोल हुँ, काफ़ी रहता हुँ, है, हुँ, जो हुँ। कि तकरीबन 4 हफ्ते की डोज में देना होता है। एंड दीज आर द 3 कॉमन प्रोबायोटिक्स व्हिच आर वेरी गुड इफेक्ट।
थैंक यू। और इसी के साथ आपने बात करी थी हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस की और अक्यूट लूज मोशन की। तो पहली बात तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा वाला है और दोनों को ट्रीट करने के तरीके? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस और एक्यूट लूज मोशंस ओवरलैपिंग है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली लूज मोशंस करके ही प्रेजेंट करेगा, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टेज एंजाइम नहीं है। तो आप सिंपल सा स्टूल टेस्ट कराएंगे रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो स्टूल का लैक्टिक एसिड, जो मिल्क का लैक्टिक एसिड है, वो एज इट इज स्टूल में जा रहा है बिना डाइजेस्ट हुए। अब एसिड क्या करता है आयशा? बर्न्स। तो आपकी इसकी पॉटी के एरिया में सारा लाल हो जाएगा। दीज आर एक्चुअली, जो पेरेंट्स कहते हैं डायपर से रैश हो गया, तेल कम लगाया था, अगर आप उसकी हिस्ट्री ट्रैक करोगे तो देखो मेडिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता और पेरेंट्स की अपनी ही एप्रीहेंशंस अपनी है। तो उनकी अपनी अपना एक दिमाग माइंडसेट होता है, उनके अपने रीजंस होते हैं। तो जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो सबसे पहले पूछता हूँ माँ के रीजन बताओ, फादर के रीजन बताओ, अब मैं बताऊँ असली रीजन क्या हो। तो आप उसको ट्रैक करते हो तो पता चलता है बच्चे को डायरिया हो रहा है, उससे रैशेज हो रहे हैं, और दूध वो चाहे माँ का ले रहा है, फॉर्मूला ले रहा है। कई बार हमारे फॉर्मूला फीड्स भी आते हैं, ये हमारी बात रह गई कि फॉर्मूला फीड्स हैं जो कि हम लोग काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी केसेस में देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्मूलाज, EHF कहते हैं। उसमें कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। उसमें क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टेड होता है, मतलब आप बच्चे को जो मिल्क का प्रोटीन दे रहे हो अल्टीमेटली तो काउ से ही या बफलो से आया था, लेकिन वो डाइजेस्टेड है तो उसको पच जाता है, क्योंकि रॉ प्रोटीन नहीं है। अगर उससे भी नहीं पचता तो हमारे पास अमीनो एसिड फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि हम लिमिट में रखते हैं कि जिन बच्चों में बहुत ज्यादा उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो क्या करें। ठीक है, ऐसे कुछ चिकन ब्रॉथ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिसको हम दे सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कहीं पर नहीं होती पेरेंट्स कितने महंगे दूध के सप्लीमेंट्स लेने की, और उनको छोटा बच्चा दूध ही देना है, तो उनको EHF नहीं दिया, अमीनो एसिड नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला हम ट्राई कर सकते हैं, जिसको चिकन ब्रॉथ्स आती हैं जिनमें चिकन डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं, जनरली वो बच्चे को डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें मिल्क प्रोटीन नहीं है, तो इसलिए उसको बच जाएगा। तो ये मैंने पहली बार सुना है कि बच्चे को 1 साल से कम के बच्चों को चिकन ब्रॉथ जैसी चीज से भी आप छोटे बच्चे में न्यूबॉर्न्स ऑनवर्ड्स भी दिए गए हैं। अच्छा, हमने खुद दिए हैं, क्योंकि वो बच्चों को टॉलरेट हो जाते हैं और किडनी सेफ होते हैं। अदरवाइज आप प्रोटीन जब भी देते हो देखना होता है कि बच्चे को किडनी पे प्रोटीन लोड ना पड़े, उसको कोई डैमेज ना हो। तो इन ब्रॉथ्स में कोई डैमेज नहीं होती। इसमें यूरोपियन स्टडीज भी बहुत सारी हैं, इंडियन स्टडीज भी बहुत सारी हैं। और तीसरा एक आइशे समझना है कि कई बार एक बच्चे हमारे पास ऐसा आया जिसने पहले दिन में ब्लीडिंग हुई, उसकी पॉटी के रूम में खूब ब्लीडिंग हुई, तो हमने सोचा इन्फेक्शन होगा, लेकिन हमने उनको काउंसिल किया ये इन्फेक्शन नहीं है, ये IgE मीडिएटेड एनाफिलैक्सिस टाइप रिएक्शन है। इसका मतलब होता है जब प्रोटीन से एलर्जी होती है, ये एक माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। जब माइल्ड एलर्जी है तो आपको मोशंस आए, रेडनेस हुई, जब सीवियर होती है तो ब्लीडिंग हो सकती है। वो किसी भी एज ग्रुप में आ सकती है, न्यूबॉर्न पीरियड से लेकर 6 महीने साल तक, वो सीवियर केसेस हैं। इसका मतलब आप उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें, दूध ढंग का दें, अगर डब्बे का देना है जैसे बताया, और अगर माँ का दूध पिलाना है तो उसको कंप्लीटली वीन ऑफ करना पड़ेगा। माँ के खाने में कोई दूध की आइटम दूर दराज तक नहीं होनी चाहिए, और इसको हम कहते हैं IgE मीडिएटेड एनाफिलैक्सिस या IG मीडिएटेड सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। बट ये कम होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, आप दूध हटाएंगे सब सही हो जाएगा। अच्छा, तो मेजर कॉज है दूध, और दूध का भी मिल्क एलर्जीज भी बहुत हैं, तो दोनों का ही बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, प्लस अ गुड पीडियाट्रिशियन लाइक यू should always help in keeping our children happy, safe and healthy. और इसी के साथ थैंक यू फॉर बस्टिंग सो मेनी मिथ्स फॉर अस। माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, स्पेशली जब वो छोटे होते हैं तो वो बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। तो आपने आज इतनी सारे सवालों का हमारे साथ जवाब दिया। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सुकून की नींद आएगी आज उनको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर डॉक्टर साहब पॉडकास्ट, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी आशा के साथ दैट योर चिल्ड्रन रिमेन सेफ, they stay happy, they stay healthy, and you stay aware. Thank you very much, and continue to be with Dr. Saab podcast.